सजीव जगत में विविधता। जी हाँ बच्चों, आज की हमारे इस वीडियो का टाइटल यही है, सजीव जगत में विविधता। हमारे आसपास में हम बहुत सारे जीव जंतुओं और प्राणियों को देखते हैं। ये सभी जीव जंतु और प्राणी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इन सभी जीव जंतुओं और प्राणियों से आप लोगों को बहुत सारी चीजें और सीखने और समझने के लिए मिलती है। तो आज हम उन सभी जीवों के अंदर पाई जाने वाली विविधताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि जीवों में इतनी व्यापक विविधता आखिर आती कैसे है, विविधता आने के पीछे कारण क्या है। साथ ही हम ये भी जानेंगे बेटा कि अगर हम आसपास में इतने सारे पेड़ पौधे जीव जंतु को देखते हैं तो उनकी उत्पत्ति कहां से हुई। इन सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जिसका टाइटल है अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। विज्ञान का यानी कि हमारी जो जिज्ञासा की किताब है बेटा, उसका यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक और पार्ट पढ़ाया था जिसके बारे में काफी हद तक आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। शॉर्ट समरी के फॉर्म में हम इन सभी पाठों को पढ़ते और समझते जाएंगे। जो जो प्रश्न आप लोगों के दिमाग में चलेंगे बेटा, उसे अपनी अपनी डायरी में लिख लेना। आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और उन सभी सवालों के जवाब हम मिलकर एक आप लोगों के साथ 1-to-1 टॉक में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक संस्कृत का श्लोक यहां पर लिखा गया है। क्या लिखा है? छाया मनस्य, पढ़ना मेरे पीछे पीछे। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं स्वयमाप्ते। पढ़ो इसे। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमाप्ते फल्यानपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा एव। अब इसका अर्थ क्या है वो यहां लिखा हुआ है। मेरे को संस्कृत नहीं आती है, ठीक है, मैं सिंपल सी बात करूं, मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन इसके ट्रांसलेशन के लिए हमें नीचे पढ़ना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। फल्यानपि परार्थाया वृक्षा, यानी कि दूसरे के लिए। परार्थाया मतलब दूसरों के लिए, वृक्षा मतलब वृक्ष के, फल्यानपि मतलब फल। तो यानी कि उनके जो फल होते हैं वो भी उनके खुद के लिए नहीं होते, दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते हैं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी कठिन कठिन समय में सहकर उसे दूसरों का कल्याण करते हैं। सत्पुरुषा इव, यानी कि सत्पुरुषा मतलब अच्छे प्राणी, सही प्राणी भी ऐसा ही करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे दूसरों को ही दे देते हैं। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। यहां पर देखिए बेटा कि एक टीचर है और बच्चों के पेरेंट्स हैं। कहीं ना कहीं ये सब मिलकर कहाँ गए हैं? घूमने गए हैं, किसी बाग बगीचे में गए हैं। जब भी कभी भी ऐसा कोई आपका स्कूल का ट्रिप बनता है बेटा, तो उस ट्रिप पे जब आप जाते हो तो आपको बहुत सारी बातें सीखने और समझने के लिए मिलती हैं। शायद जो बातें उस टाइम तो याद रहती हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो सारी बातें आपको सदैव यानी हमेशा याद रहें, हमेशा उसके बारे में आपको पता हो, तो बेटा ऐसा कोई भी अवलोकन स्थान यानी अवलोकन करने वाले स्थान पर आप जाओ तो अपनी एक छोटी सी डायरी जरूर ले जाना। 5-10 रुपए की आप नोटबुक जरूर ले जाना, एक पेन जरूर ले जाना, जिससे जो चीज आपको देखने सीखने के लिए मिले उसे आप लिख लो। जो सवाल आपके मन में पैदा हो वो आप लिख लो, क्योंकि हर सवाल का जवाब हर समय तो नहीं ढूंढ सकते हो। तो हो सकता है कभी आप खाली समय में बैठे रहो तो आपके सवालों का जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। ये एक अच्छी आदतें होती है। हम कहते हैं ना कि ये अच्छा बच्चा है, ये ठीक ठाक बच्चा है। अब अच्छा और ठीक ठाक बच्चे में फर्क कहाँ आता है? यही, जो अच्छा बच्चा होता है वो सारी बातें सुनता है, नोट डाउन करता है, अवलोकन करता है और जरूरत महसूस हो तो निरीक्षण करके अपने टीचर के साथ उस चीज को शेयर भी करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ मतलब दिया गया है, दिखाया गया है, दिखाने की कोशिश की गई है। वही है, यहाँ लिखा है कि कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज एक सुहावनी सुबह है। जिज्ञासा यानी विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने भी विद्यालय में प्राकृतिक सैर यानी नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु मनीराम चाचा को आमंत्रित किया। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक है और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक। अब हम जानबूझ के किसी चीज को जानने और समझने के लिए ऐसे प्राणियों का ही चुनाव क्यों करते हैं? या तो उसको बहुत ज्यादा ज्ञान है
या फिर हम ऐसे प्राणी का चुनाव क्यों करते हैं जिस प्राणी ने कोई ना कोई उपलब्धि हासिल कर रखी हो, क्योंकि उसके पास का जो ज्ञान है ना बेटा वो हम तक सीधा आ जाए। अब मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो, सोचो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं बेटा, अगर आपको पसंद नहीं हूं मैं तो वीडियो को डिसलाइक करके बेशक चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, इसीलिए ना कि बहुत सारी चीजें मेरे को पहले से पता है, उन चीजों को मैं आपको सीधे तौर पर ऐसे ही बता दूंगा, और प्लस में आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़कर भी सीख सकते हो, यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप ऐसे ही कोई भी वीडियो देखते हो। पर सवाल यही उठता है कि अगर हम इस चीज को नजरअंदाज कर दें कि मैं कुछ बता रहा हूं, आप मेरी बात सुनो ही नहीं, तो ये वीडियो देखने के लिए आप आओगे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कहते हैं कि मनीराम चाचा जो हैं वो पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में अगर मतलब निपुण है तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। तो मनीराम चाचा जी जो हैं पक्षियों की ध्वनि करने में, नकल करने में, जिसे कहते हैं ना मिमिक्री, वो करने में बहुत अच्छे हैं। वे विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आसपास गांव के क्षेत्र में रहते हैं और बहुत ज्यादा वरिष्ठ हैं, यानी कि बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधों का अवलोकन किया होगा, निरीक्षण किया होगा, उनके बारे में पहले से जानते होंगे। विद्यालय की प्राकृतिक सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने बताया कि सैर का उद्देश्य है प्रकृति के बारे में जानना, और ऑब्वियस सी बात है, उसकी विविधता के बारे में जानना, उसकी विविधता को अनुभव करना। तो विद्यार्थी को सैर पर जाने से पहले उन्होंने उत्साहित करते हुए कहा, बातचीत करते हुए कहा कि भैया आप एक एक डायरी जरूर लेना, परामर्श दिया जिससे कि डायरी और पेन लेना, जो चीज लगे वो लिख लेना। जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको ज्ञान पेल रहा था, समझ रहे हो। तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे वो चलते गए, जैसे जैसे वो चलते गए, उन्होंने अपने आसपास में बहुत सारी चीजों को देखा, अवलोकन किया। जैसे जैसे चलते गए तो उन्होंने अपने आसपास में बहुत सारी चीजों का अवलोकन किया, बहुत सारी चीजों को उन्होंने देखा, निरीक्षण किया। बेटा यहाँ पर वही बातें लिखी हुई है और उन्होंने यही बातें शेयर की। फिर साथ में ये कहा कि भैया आपको क्या करना है कि अगर किसी भी पौधे का, जीव जंतुओं का आप निरीक्षण करते हो तो उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई पत्ते नहीं तोड़ने, कोई फूल नहीं तोड़ना है, किसी कह सकते हो मधुमक्खी को नहीं मारना, यानी प्रकृति में किसी को भी बेटा हार्म नहीं करना है, किसी को भी छेड़ना नहीं है। मनीराम चाचा ने विद्यार्थियों से कहा कि पौधे, जीव जंतु को बस देखे, बल्कि ध्यान से विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुने। और विद्यार्थी जब वो देख रहे थे, सुन रहे थे, तो उन्होंने फल फूलों को भी निरीक्षण में लिया, उसके ऊपर मंडराती हुई तितलियों को भी देखा, और एक दूसरे पेड़ पर कूदते हुए बंदर को देखा, और बहुत सारे जीव जंतुओं को, जानवरों को देखा। उनमें से कुछ बच्चे होंगे जो उदंडी टाइप के होंगे, जो चिल्ला रहे थे, तो फिर उसमें बहुत सारे जो बच्चे थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे, साथ ही बेटा जीव जंतु भी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसी हरकतें जंगल में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिससे जंगल के प्राणी जो हैं वो परेशान हो जाए। समझ में आ गया। तो ऐसे ही यहां पर लिखा होगा ये सारी बातें। वाह, ये कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी अपना विशिष्ट कलरव होता है, यानी उनका अपना विशिष्ट कलरव होता है। अब ये तो है ही ना। अगर मैं कहूं कि बेटा आप इस चीज को देखो कि मेरी आवाज और आपकी आवाज कितनी अलग है, आपकी मम्मी पापा की आवाज, आप किसी भी भीड़ से आवाज जब वो देंगे तो सुनकर समझ लोगे, है या नहीं। अगर आप लोग अपने मम्मी पापा को पसंद करते हो, बहुत सारा प्यार करते हो, तो एक एक लाइक तो इस वीडियो पर बनता है मम्मी पापा के नाम पर। मम्मी पापा की आवाज हम बेटा सोते में आसानी से, कहीं किसी परेशानी में हो तब भी आसानी से, लाखों की भीड़ हो तो भी उसमें आसानी से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ सकते हैं कि नहीं, बताओ, यस और नो बताओ, है ना। ऐसे ही कह रहा है कि अगर मैं विभिन्न प्रकार की चिड़ियों की आवाज सुनाऊं आपको, तोते की, मोर की, कोयल की, या फिर और किसी चिड़िया की, तो आप उनके आवाजों को थोड़ा थोड़ा विभेद कर सकते हो कि अरे ये तो मोर जैसी आवाज है। मतलब उनका अपना अपना होता है ना। तो जैसे हम अपनी अलग अलग आवाज टोन में बात करते हैं, वैसे अलग अलग जानवरों की, अलग अलग बेटा पक्षियों की, अलग अलग आप कह सकते हो रेंगने वाले जीवों की आवाजें भी अलग अलग होती हैं। तो वही सारी बातें यहां पर है। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखा, चहचहाट को सुना, और डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी अलग अलग तरह की चहचहाट होती है। यह एक प्राकृतिक विविधता है, प्राकृतिक विविधता है, प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि उन जीवों के अंदर भी आपस में एक दूसरे को समझने की ताकत होती है।
मनीराम चाचा ने विभिन्न प्रकार की फिर नकलें की, चिड़िया की आवाज निकाली। अब मेरे से बोलोगे कि सर आप आवाज निकाल कर बताओ, तो शायद मैं एक दो की आवाज निकाल सकता हूं, पर मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मैं किसकी आवाज निकालूं, तो मैं कोशिश करके ट्राई करके आपको बता सकता हूं। क्या आपने भी अपने आसपास में किसी पौधे को, जीव जंतु को या फिर किसी अन्य चीजों का अवलोकन किया है? अवलोकन करो तो अपने मित्र और अपने शिक्षक के साथ उस चीज को साझा जरूर करें। अब हम बात करें बेटा हमारे आसपास के पौधे और जंतुओं में विविधता। विविधता का मतलब क्या हो गया? अलग अलग चीजें, है ना। जैसे कोई जीव जो है वो कैसे खा रहा है, कोई जीव कैसे चल रहा है, कोई जीव किस प्रकार से दौड़ रहा है, इन सब के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं नहीं हम कुछ ना कुछ अलग ही चीज पाते हैं। तो वही कहता है क्रियाकलाप 2.1, आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्राकृतिक सैर का कार्यक्रम बनाइए। आप भी कर सकते हैं बेटा, अपने टीचर को इनकरेज कर सकते हैं कि सर हमारे पाठ में ऐसा ऐसा है तो हमें भी ले चलो। आपको हो सकता है कि आप दिल्ली में या फिर किसी ऐसे इलाके में पढ़ रहे हो जहां पर बहुत सारे आसपास में पार्क वगैरह हो, तो शायद वो पार्क में ले जा सकते हैं। या फिर अगर आप लोग उनसे इनकरेज करें तो वो बेटा आपको आसपास के चिड़ियाघर में भी घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। उन पे जाकर वहां पर उनके साथ वो निरीक्षण कर सकते हो आप। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधे, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थिति, गर्म, ठंडा, तेज हवा आदि के बारे में भी लिखें। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों का भी निरीक्षण कर सकते हैं, स्क्रैप बुक में उसे चिपका सकते हैं। प्रकृति में पौधों, जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, कुछ भी ना तोड़ें, किसी को टीज ना करें, पत्थर ना मारे, डंडा ना दिखाएं, चिढ़ाए ना। हम में से बहुत सारे बच्चों की गंदी आदत होती है, देख लिया बंदर, देख लिया लंगूर, उनसे पहले खुद बंदर और लंगूर बन जाते हैं। एम आई राइट और नहीं? बताओ। कुत्ते को देखा तो करने लग जाते हैं। अभी यार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो कुत्ता है, तुम नहीं। तो ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु इनसे परेशान होते हैं। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियां, फूल, बीज और बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको कभी भी ना तोड़ें। उनकी रोचक जानकारी रखें, अंकित करें, अवलोकन करें, लेकिन तोड़ताड़ ना करें। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपके पास एक तालिका दी गई है। तालिका 2.1 हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न प्रकार के पौधे और जो जीव जंतु होते हैं उनके अवलोकन करने थे हमें। फिलहाल ये अवलोकन पौधों पर आश्रित है, तो हम पौधों के अवलोकन की बात करेंगे। क्रम संख्या 1, सामान्य घास, जो आपके मैदान में आसानी से मिल जाता है ना, उसका अवलोकन आप कर सकते हैं। घास के जो पत्ते हैं वो कैसे हैं? कोमल हैं, पतले हैं तने, पत्तियां कैसी हैं, तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतरित रूप से एक पत्ता निकल रहा है, उसमें फूल होता है या नहीं होता, फूल होता है तो कैसा होता है, पत्तियों का रंग कैसा है, या फिर पत्तियां आगे से नुकीली है या नहीं है, वो सब चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद बेटा आपका यहाँ तुलसी के बारे में है। तुलसी, तुलसी के बारे में क्या है? कठोर होता है, उसके तने कठोर होते हैं। पत्तियों के बारे में, आकृति के बारे में बात करें, पत्तियां जोड़े में एक दूसरे के सम्मुख होती है और फूल इसके गुलाबी बैंगनी होते हैं। कोई और अवलोकन है जैसे कि उसमें कोई बीज देखा आपने या फिर उसमें कोई और खास बात देखी तो वो आप वहां पर लिख सकते हो। ऐसे ही इस तालिका को आप बेटा पूरा कर सकते हैं। इस तालिका को पूरा करने में आप खुद अपनी सहायता लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर नहीं आता है बेटा, पूरा करने में दिक्कत हो रही है इसे, तो मुझे आप कमेंट करके बताना, मैं आने वाली क्लास में इसको कंप्लीट जरूर करा दूंगा। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? चलिए, अब कहता है आपने जिन पौधों का अवलोकन किया उनमें से क्या 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 समानताएं और क्या क्या विभिन्नताएं देखने के लिए मिली। समानताओं में ये देखने के लिए मिल सकता है कि कई पौधे ऐसे हैं जिनके फूल होते हैं, कई पौधे ऐसे हैं जिनके पत्ते जो है नुकीले होते हैं, कई पौधे ऐसे हैं जिनके तने कठोर होते हैं, कई पौधे ऐसे हैं जिनके तने जो है वो सॉफ्ट। चेंज कर लेता हूँ, माइक काम करना बंद कर दिया था अचानक से। हाँ, तो यही कह रहा है कि आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं,
लंबा होता है, छोटा होता है, कठोर होता है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती है। ऐसे ही हमारे पास तालिका 2.2 है बेटा। हमारे आसपास में विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का भी हम अवलोकन कर सकते हैं। अब जंतुओं में देखो, जैसे कौवा है, वृक्ष पर रहता है, भोजन क्या खाता है, वो कीट खाते हैं। वो गति किस प्रकार करते हैं भैया, उड़ते हैं, है ना, चलते हैं। और अन्य कोई अवलोकन देखा आपने, हाँ, चोंच टहनी के लिए, मतलब चोंच में टहनी लिए हुए है, मतलब ऐसा कोई भी अवलोकन, जैसे कि वो काव काव कर रहा है, तो ऐसा करके भी आप लिख सकते हो। जंतुओं के नाम में देखो तो चींटी है अगली। चींटी में है कि उसके रहने का स्थान क्या है, बिलों में रहते हैं, मिट्टियों में अंदर रहते हैं, पत्तियां, बीज, कीट कुछ भी खा लेते हैं वो। गति के प्रकार, वो दौड़ते हैं और चलते हैं, उड़ते तो नहीं है। कुछ विशेष प्रकार की चींटियां होती हैं बेटा जो उड़ भी सकती हैं, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ये चीज एड ऑन हो जाती है। उसके बाद उसके पैर कितने हैं, कुछ और निरीक्षण में क्या आ गया, उसके पैर। उसके पैर कितने होते हैं, अगर आप चींटी की बात करो तो चींटी में 6 पाद होते हैं। पाद मतलब क्या है बेटा, पाद मतलब पैर, 6 पैर होते हैं। चींटी में कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, तो ये याद रखना। उसके बाद गाय, गाय की बात करें, गाय सफेद रंग की होती है, ठीक है। कहाँ रहती है बेटा, तबेलों में रहती है, हमारे साथ रहती है। उसके बाद घास और पत्तियां खाती है, फल सब्जियां भी खा लेती हैं, दौड़ती हैं, फुदकती हैं, चलती हैं बेटा। साथ ही बेटा उसके 4 पैर हैं, 2 सींग है, 4 थन है। इस प्रकार से आप निरीक्षण को यहाँ लिख सकते हो। अन्य कोई जीव देखा आपने, हाथी देखा, जैसे मान लो हाथी कहाँ रहते हैं, तो जंगलों में रहते हैं। क्या खाते हैं, कंदमूल इत्यादि, पत्ते और तने इत्यादि खाते हैं। उसके बाद हाथी बहुत भारी भरकम होते हैं, हाथी की एक सूंड है, 2 बड़े बड़े कान हैं। अब इस प्रकार से उनकी विशेष जो गुण होते हैं विशेष, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, तालिका को भर सकते हो। तो ये कह रहा है कि जब आप इस तरीके से कोई भी तालिका भरते हो, जीवों पर आधारित हो, चाहे वो बेटा पत्तों पौधों पर आधारित हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप निष्कर्ष निकालते हो। तो तालिका 2.2 में आपने अवलोकन किया और अंकित किया, उसमें कुछ समानताएं भी मिली आपको, कुछ विभिन्नताएं भी मिली। आपने देखा होगा कुछ जंतु भूमि पर रहते हैं, कुछ जंतु पेड़ों पर रहते हैं, कुछ जंतु हैं जो कंदमूल खाते हैं, कुछ जंतु जो है वो मांस मच्छी खाते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं बगुले की बात करूं, तो बगुला मुख्यतः क्या खाता है बताओ, मच्छी खाता है ना, मछली खाता है। मेंढक की अगर हम बात करें, तो मेंढक बेटा जंतु ऐसा है जो पानी में भी रहता है, थल पर भी रहता है। मेंढक जो है वो फुदक फुदक कर चलते हैं, मेंढक टड़ की आवाज निकालते हैं। तो ऐसे ही आप ये देख सकते हो। उसके बाद भोजन के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। हमने जब जंतुओं को अवलोकन किया, उनके चित्र आप बना सकते हो बेटा, बना सकते हो अगर तो पौधों के बारे में, विभिन्न प्रकार के पत्तियों फूलों के बारे में स्क्रैप बुक पे आप इसको लगा सकते हो, चिपका सकते हो। उसके बाद विद्यालय में आते जाते समय आसपास के वातावरण का अवलोकन कीजिए, विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतुओं का नाम जोड़ें जो आपने पहले तालिका 2.1 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है, यानी कि आपको कुछ ऐसे पौधे और जंतुओं के बारे में निरीक्षण करना है जो अब तक आपने नहीं किया। यानी अगर आप किसी नए जीव जंतु को देख लेते हो, नए पौधे को देख लेते हो, तो उसके बारे में स्टडी करना शुरू करो। और आजकल तो बहुत अच्छा तरीका है बेटा स्टडी करने का। अगर आपके घर में बेटा स्मार्टफोन है, जो कि ऑलमोस्ट 99% घरों में है, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, तभी आप देख पा रहे हो। तो आप इस फोन को लेकर जाओ, गूगल लेंस खोलो, गूगल लेंस से उसकी फोटो खींचो, वो आपको पौधे का नाम, उसके बारे में सारी विशेषताएं बता देता है। देखो कितनी अच्छी चीज है। तो वही कह रहा है कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हो इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? तो क्रियाकलाप 2 में आइए अब महत्व को समझें। महत्व को समझें मतलब कि जो जीव जंतु आपने देखे, जिनकी सूंड देखी, जिसके पैर देखे, जिसके थन देखे, अब उन जीवों की क्या क्या महत्व है, उनके बारे में बात करेंगे। क्रियाकलाप 2.2 आए महत्व समझें। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे, एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, जो आपने सबसे अधिक उसमें अच्छा महसूस किया, जिसको आपने सबसे अच्छा बोला, उसके बारे में सोचना शुरू करो। अब देखो बहुत सारे जीवों को एक साथ तो नहीं कर सकते, तो सिर्फ ये कह रहा है कि भैया जो आपको अच्छा लगा उसके बारे में सोचो। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र श्याम पट या ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं, या फिर बेटा आप अपनी कॉपी में बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये मैडम है, ये मैम है, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को पढ़ा रही है बेटा। और प्राकृतिक वातावरण में एक बच्ची को बुलाया जाता है, जो बच्ची यहाँ पर एक गुलाब का फूल बना रही है। शायद आपको दिख भी रहा हो, ना भी दिख रहा हो, गुलाब का फूल बना रही है। वहीं पर ये बच्चा जो है वो मशरूम बना रहा है, मशरूम। अब इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमारे पास
ये जो चित्र है ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर बच्चे का टेस्ट अलग अलग होता है, हर बच्चे की अपनी अपनी कह सकते हो सोच होती है और कह सकते हो उसकी पसंद होती है। तो इस बच्चे को ये पसंद आया तो इस बच्ची को ये, किसी ने यहाँ पर आकर मोर बनाया, किसी ने यहाँ पर वृक्ष बनाया, किसी ने यहाँ पर कछुआ बनाया, किसी ने घास बनाया, किसी ने खरगोश बनाया, कोई चूहा बनाएगा, कोई गधा बनाएगा, कोई घोड़ा बनाएगा, कोई हाथी बनाएगा। अब ऐसे ही सभी को उनकी विशेषता के आधार पर जीव जंतु को बनाना है। जैसे ही आप जीव जंतु को बनाते हो बेटा, जीव जंतु को बनाने के बाद आप इस चित्र में साफ अंतर देख सकते हो, ये सभी जीव अलग अलग है, यानी इनकी विशेषताएं क्या होंगी, अलग अलग होंगे। अब यहां पर अगर हम काउंट करें तो चित्र कितने हैं, गौर से देखो, क्या सबने बना लिया चित्र? ये गुड़िया तो ये बना रही है, ये भाई साहब ये बना रहे हैं। अब यहां पर बचते हैं बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये जो 3 चित्र है ये एक्स्ट्रा बने हुए हैं। तो ऐसी चीजों से ही अवलोकन करके आप वैज्ञानिक सोच ला पाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये 3 चित्र किसने बनाए होंगे? 3 चित्र किसने बनाए होंगे? शायद इसमें से एक मैम ने बना दिया होगा। 2 चित्र कैसे? तो बेटा इसको डिजाइन करते वक्त ये सोचा ही नहीं गया होगा कि बच्चा ये भी काउंट कर सकता है कि यहाँ बच्चे कितने और चित्र कितने। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा शायद ये भी तो हो सकता है बच्चा एक जो है वो 2 चित्र बना ले, बना सकता है, अग्री, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही तो सोचेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये इस चैप्टर में हमें सीखने के लिए मिला, पढ़ने के लिए मिला कि किस प्रकार से अलग अलग बच्चों की अलग अलग सोच होती है। कक्षा के सभी विद्यार्थी श्याम पटल पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं के चित्र बनाए गए हैं। और बेटा क्या आप सोचते हैं कि श्याम पट पर चित्रित किए गए पौधे और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? ये तो उनमें से कुछ हैं, बहुत सारे हो सकते हैं इनमें से, लेकिन ये कुछ है। अब जो आपने ये अलग अलग देखे इन्हीं को हम कहते हैं जैव विविधता। अगर ये विविधता नहीं होती तो सारे जानवर एक जैसे नहीं दिखते। मैं कह रहा हूं कि हमारे आसपास के लोग, नेपाल के लोग, चाइना के लोग, जापान के लोग, इन लोगों को अगर आप निरीक्षण मिले तो क्या सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ तो अंतर है। ये किस वजह से हो रहा है? कि विविधता है हमारे अंदर भी। इसे हम जैव विविधता नहीं बोल सकते क्योंकि सभी जीव तो एक जैसे ही है, सभी जानवर एक जैसे होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी इंसान तो देखने में एक जैसे हैं। अगर मैं इंसान में भी अगर ऐसे इंसान की बात करूं जो इंसान काला है, गोरा है, तो फिर रंग भेद हो जाता है वो, फिर उसमें भी हम कह सकते हैं कि विविधता तो है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जैविक विविधता की बेटा। तो ये कह रहा है अलग अलग भूमि, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब हमारे आसपास में पाए जाते हैं। और बेटा अलग अलग प्रकार के फल फूल तथा वनस्पति होते हैं, ये सब भी हमारे आसपास में पाए जाते हैं। इनके बारे में भी हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हमारे पास आता है बेटा पौधे और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं, यानी अब हम समूहीकरण के बारे में बात करेंगे। अब देखो पूरे पौधे के बारे में एक बार समझना बहुत मुश्किल है, सभी जीव जंतुओं के बारे में समझना बहुत मुश्किल है। तो हम इस प्रकार से क्या करते हैं, हम इस प्रकार से बेटा उनमें आपस में वर्गीकरण कर देते हैं। वर्गीकरण मतलब कुछ ऐसे पौधे हैं जो पानी में पाए जाते हैं, उनको अलग कर दिया। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके फल और फूल इंसान खाते हैं, उनको अलग कर दिया। कुछ ऐसे पौधे हैं जो कांटेदार हैं, उनको अलग कर दिया। कुछ ऐसे पौधे हैं जो मरुस्थल में होते हैं, उनको अलग कर दिया। ऐसे हम कई वजह और कई रीजंस कह सकते हैं, हम उनसे वर्गीकरण कर सकते हैं। कई कारण से, कई गुणधर्मों से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूहों में कैसे व्यवस्थित करेंगे। भाई समूहों में बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम चीजों को समूहों में नहीं बनाएंगे बेटा तो हम समय पड़ने पर उसका सही इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि समय पड़ने पर अच्छी तरीके से चीजों का इस्तेमाल हो तो क्या करना होगा, आपको समूहीकरण करना पड़ेगा, समूह में चीजों को रखना पड़ेगा। क्या उनको समूहीकृत करते वक्त जब आपने बस्ते में बैग में डाला, उसे व्यवस्थित करते वक्त तो आपने उसको कैसे इस्तेमाल में लिया? क्या चीजों को समूहीकृत करने से कुछ फायदे होते हैं? सोचकर देखो, आपकी किताब है, आपके भाई की किताब, आपकी बहन की किताब सब एक जगह रखी हुई है और आपको सुबह सुबह स्कूल जाना है। आप सब साथ में मिलकर पढ़ रहे थे पर किताबें रखते वक्त आपने एक साथ ही रख दी। अब सुबह स्कूल जाना है, बैग पैक करना है, आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हर एक किताब को उठा उठा के देखना पड़ेगा, ये मेरी है या उसकी है या उनकी है, किसी की भी। तो इस तरीके से हमें समूहीकरण से फायदा हो जाता है। समूहीकरण से उसका प्रयोग करना आसान हो जाता है, उसके बारे में जानना आसान हो जाता है।
अगर हम चीजों को समूह में रखते हैं तो अगर किसी एक वस्तु के बारे में हमें जानकारी है तो हमें यह अंदाजा लग जाता है कि बाकी सभी वस्तुएं उस समूह में भी ऐसी ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लास्टिक की गेंद, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक का चेयर, स्टूल सब एक साइड रख दिया। उसमें से मैंने एक सामान उठाकर आपको दिया, देखो बेटा ये प्लास्टिक का है, इसका है प्लास्टिक का। तो आपका कॉमन सेंस क्या कहेगा, अरे सर वहां पर जो आपने समूहीकरण किया था वहां सब प्लास्टिक की चीजें होंगी। एम आई राइट और रॉन्ग? सोच कर देखो, एम आई राइट और रॉन्ग? ऑब्वियसली यस, वहां पर सारी चीजें बिल्कुल प्लास्टिक की ही होंगी। अब यही चीज है जो आपको समझनी है, समूहीकरण। तो समूह बनाएंगे, तो चलो आइए समूह बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं के चित्र को, अब देखो जंतु तो ला नहीं सकते ना कि भाई चलो जंतु को लेकर समूह बनाते हैं। जंतुओं के नाम को लिखकर समूह बना सकते हो, या जंतुओं के चित्र आपको मार्केट में मिल जाएंगे, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, उनसे भी आप उनका समूह बना सकते हो। जानवर को लाकर थोड़ी समूह बना सकते हैं। पहली बात तो जानवर मिलते बहुत कम है, क्योंकि हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जानवर ही कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम इस प्रकार से समूह बनाएंगे। विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं के चित्र को एकत्रित करेंगे, अपनी पुरानी पत्रिका, समाचार पत्रों या फिर इंटरनेट वगैरह से निकालकर काटकर पेस्ट कर सकते हैं बेटा आप। अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह में हम बांट सकते हैं। अपने समूह के सभी विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए कार्ड को एकत्रित कर सकते हैं और कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधे और जंतुओं की विविध विशेषताओं को अवलोकन कर सकते हैं। तालिका 2.1, 2.2 में लिखी हुई सारी सूचनाओं का भी आप प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो। एक समान विशेषताओं वाले सारे जीव को आप एक समूह में डाल सकते हो, और जिनकी विशेषता अलग अलग होती है बेटा उनको आप अलग समूह में डाल सकते हो। तो समूह बनाते वक्त ये चीजें आपको याद रखनी है। समूह बनाते वक्त आपके द्वारा बनाए गए पौधे जंतुओं के समूहों के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ भी साझा करें, उन पर चर्चा करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि सभी समूह का जो उपयोग किया आपने देखा कि समूह द्वारा जो उपयोग किए गए आधार हैं वो भिन्न हो सकते हैं। शायद वो 10 चित्र जो आपने अपने समूह को दिया है और शायद अगले वही सेम 10 चित्र आपने दूसरे समूह को दिया है, वही 10 चित्र आपने अगले समूह को दिया है। सबके विभाजन का तरीका अलग हो सकता है। हो सकता है किसी एक समूह ने सोचा हो कि यार ये जानवर खाते क्या है, उसके आधार पर समूह बनाया जाए। दूसरे ने सोचा होगा ये सोते कैसे हैं, उस पर समूह बनाया जाए। तीसरे ने सोचा होगा इनकी आवाज कैसी है, उस पर समूह बनाया जाए। चौथे ग्रुप ने सोच लिया होगा यार ये बच्चे कैसे पैदा करते हैं, उस पर समूह बना लिया होगा। पांचवें ने ये चलते फिरते कैसे हैं, उस पर समूह बना लिया होगा। तो वही कह रहा है कि समूह बनाने के लिए अलग अलग आधार हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या है? यही आधार हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने, ध्यान से देखो लिखा है ना, कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाया हो। ऊंचाई के आधार पर हो सकता है कि उन्होंने कहा कि भैया ये पौधे जो है वो ऊंचे लंबे होते हैं तो इनको एक समूह में डाल दो, ये पौधे जो है वो छोटे होते हैं उनको एक समूह में डाल दो। तो इस प्रकार से कुछ ने बनाया होगा फूलों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो अलग अलग आधार हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ आधार आपके साथ साझा किए गए हैं बेटा। इस आधार को अगर आप, या इन आधारों को अगर आप देखें तो यहाँ से भी हमें जानकारी हासिल होती है। जैसे फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर आप बना सकते हो सकता है कि उसमें फूल उपस्थित हो सकता है कि फूल उपस्थित ना हो, उसके आधार पर आप बना सकते हो। कठोर या कोमल तने के आधार पर बना सकते हो, खान पान के स्वभाव के आधार पर बना सकते हो, और लास्ट में रहने के स्वभाव पर बना सकते हो। संभवतः ये सारी विशेषताएं के आधार पर आप समूहीकरण कर सकते हो। ये भी कर सकते हो कि वो किस रंग के हैं, वो कैसे चलते हैं, दौड़ते फिरते हैं, खाते पीते हैं, और ऐसे और भी। समूह बनाने का महत्व क्या है? समूह बनाने का सबसे बड़ा महत्व है उसकी जानकारी को हम आसानी से समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक अच्छी तरीके से जानेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर होती रहे और मैं आपके साथ ऐसे आकर आपको समझाता रहूं, तो क्या करना है? सिंपल सी चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम इसके बारे में रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। पौधों के समूह कैसे बनाएं अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए बच्चों। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है। जैसे सारे यूट्यूबर्स मांगते हैं ना, वैसे ही मैं भी मांग रहा हूँ।